Hello, welcome dear students. Welcome all of you in this new video. Today we will start with a new unit or new chapter of this class +1, and the chapter is gravitation. This topic we have already discussed in class 9th. So ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इसे जल्दी समझेंगे, पर ये मान के मत चलिए कि आपने पहले इसे पढ़ा है या देखा है तो आप बिना सुने ही कर लो। ठीक है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर आप इसे पूरे ध्यान से देखोगे और पूरा देखोगे तो 100% श्योर है कि आप देख के ही ये पूरा टॉपिक आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन क्या है? इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो जो अट्रैक्शन हुई किसी भी दो बॉडी के बीच में, उसको हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है कि दो बॉडी है इस यूनिवर्स में, उन्होंने वो चाहे छोटी बॉडी बड़ी बॉडी कोई भी बॉडी है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, आप क्लासरूम में बैठे हैं, क्लास में हैं, एक टेबल दूसरा टेबल को अट्रैक्ट करेगा, या कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी को हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में मून होता है, मून और अर्थ के बीच में फोर्स है, सन और अर्थ के बीच में फोर्स है। वो सब चीज़ें, सब बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसे ग्रेविटेशन होते हैं। क्लियर है? तो ग्रेविटेशन क्या हुआ? इट इज़ a force of attraction between any two bodies in the universe. ठीक है, इस पूरे यूनिवर्स में किसी भी दो बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम ग्रेविटेशन बोलेंगे। क्लियर? एक और टर्म इसके साथ आती है ग्रेविटी। दोनों में फर्क क्या है? एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक है ग्रेविटी। ग्रेविटी भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स की ही फॉर्म है। ठीक है, फर्क क्या है? हम जब ग्रेविटेशन की बात करते हैं, इट इज बिटवीन एनी टू बॉडीज। ठीक है, जब हम ग्रेविटी की बात करेंगे, इट इज अ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। क्या ये? इट इज अ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। मतलब इस केस में कोई भी दो बॉडी है, लेकिन ग्रेविटी वाले केस में एक बॉडी अर्थ है, ये फिक्स है। एक बॉडी अर्थ है, अर्थ उसके सराउंडिंग में, ठीक है, जो भी बॉडी है उसे अपनी ओर खींचती है, अपने सेंटर की ओर खींचती है। उस फोर्स को बोलते हैं हम उसकी ग्रेविटी। क्लियर है? दोनों ही अट्रैक्टिव फोर्सेस हुई। आप ये बोल सकते हो कि ये इसका ग्रेविटी इज अ पार्ट ऑफ द ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल पुल है, किसका है? अर्थ का। ठीक है, ये फर्क है। एक में एनी टू बॉडीज और एक में क्या है टू बॉडीज, लेकिन एक बॉडी अर्थ है। क्लियर है? तो इसमें ये दोनों में ये फर्क रहता है। ठीक है, जैसे हमारा वेट है, ठीक है, हमारा जो वेट है वो क्या है? इट इज सिंपली है ग्रेविटी। क्लियर है? जैसे हमारा वेट है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, वेट है, अगर हमारा मास m है तो उस केस में हमारा वेट कितना होता है? वेट ऑफ द बॉडी इट इज इक्वल टू mg, और ये mg ही क्या है? इट इज अ ग्रेविटी, इट इज अ ग्रेविटेशनल पुल। क्लियर है? तो ये चीज़ है। ठीक है, अब ये जो ग्रेविटी है, ये जो g यहाँ पे आता है, ये मास है, ये g, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्या ये? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी आप बोले ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? ठीक है, ये क्या होती है? इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज एन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, इट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हुआ? इट इज अ सिंपली एक्सेलरेशन, लेकिन प्रोड्यूस क्या हुआ? इट इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। ठीक है, इन द बॉडी बाय फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है ग्रेविटी के इफेक्ट में, उसमें उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, वो क्या, किसे डिनोट करते हैं हम इसको? g से। इसकी वैल्यू जो होती है, इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी वही होता है जो एक्सेलरेशन का होता है, और इसकी वैल्यू 9.8 कितनी आई? आने वाले टॉपिक्स हम इसे करेंगे, फिलहाल आप इसे याद रखें। और ये जो ग्रेविटी होती, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये वेरी करती है, ये कांस्टेंट नहीं रहती है। अर्थ के सरफेस पे ये मैक्सिमम है, उसके हाइट के हिसाब से जाएगी तो भी चेंज होगी, रोटेशन के हिसाब से भी चेंज होती है। ठीक है, ये रोटेशन के हिसाब से चेंज होती है, हाइट के हिसाब से भी ये चेंज होती है। क्लियर है? क्लियर है? मतलब क्या फर्क पड़ा? दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस विद हाइट, डेप्थ, रोटेशन एंड द शेप ऑफ द बॉडी।
हाइट की वजह से चेंज करी, डेप्थ की वजह से चेंज करी, रोटेशन की वजह से चेंज करी और शेप की वजह से चेंज करी। क्लियर है? एट द सेंटर ऑफ अर्थ इट इज 0, ठीक है, इसलिए एट द सेंटर ऑफ अर्थ जो वेट होता है वो कितना होता है 0। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसके बाद जो बड़ा फेमस लॉ है न्यूटन का, उससे बात करते हैं, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, बोलते हैं न्यूटन एक बार कहीं बगीचे में बैठा हुआ था तो उसने एक एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा, और ये इंसिडेंट कब का है? 1965 को। ठीक है, वो बैठे हुए थे तो उन्होंने एक एप्पल को गिरते हुए देखा। जब गिरते हुए देखा तो उनके मन में क्वेश्चन आया कि एप्पल नीचे की ओर ही क्यों गिरा, ऊपर की ओर क्यों नहीं गिरा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर वर्कआउट किया, फिर जाके एक लॉ दिया, उस लॉ को हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और ये जो लॉ दिया गया जब ये पब्लिश हुआ दैट इज 1687। ठीक है, ये पब्लिश तब किया गया, ठीक है, सोचा 65 में और पब्लिश किया हुआ 87 में। जब ये पब्लिश हुआ फिर लॉ दिया गया, और वो लॉ क्या था कि एवरीबॉडी अट्रैक्ट ईच अदर, एवरीबॉडी अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। हमारे पास मानो ये बॉडी है, बॉडी ए बॉडी बी, ठीक है, ये एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी और इनके बीच का गैप कितना है r, और इसका मास m1 है, इसका मास कितना है m2 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, न्यूटन के हिसाब से इन दोनों ने अपने बॉडी में अपने को एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, और जिस फोर्स से अपने अट्रैक्ट किया दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है? फिर हमने क्या किया, इसको F इज इक्वल टू G m1 m2 upon r square, where G is the constant of proportionality, it is a gravitational constant। क्या बोलते हैं इसे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या बोलते हैं इसे हम? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी है? न्यूमेरिकली वैल्यू निकाल सकते हैं, इसके यूनिट्स बताता हूं, डायमेंशन फॉर्मूला में निकाल सकते हो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो G इट इज इक्वल टू F क्रॉस r स्क्वायर अपॉन m1 इनटू m2। ठीक है, अब आप ऐसे सिस्टम में बात करेंगे, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, और डिस्टेंस क्या होगा? मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो गया? पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका यूनिट रहता है। क्लियर है? ऐसे सिस्टम में अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? जो वैल्यू क्या होगी? 1 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो न्यूमेरिकली जो इसको वैल्यू निकाली गई। ठीक है, और डायमेंशन फॉर्मूला भी यहाँ से आप निकाल सकते हो। डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है इसका? m, अब यहाँ से निकाल सकते हो, फोर्स का है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? ml t-2, डिस्टेंस का क्या होगा? l स्क्वायर, और मास का कितना होगा? m इंटू m। जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? m-1 l3 t-2। ठीक है, आप फर्स्ट यूनिट में भी चीज़ की है तो आप इसे कर लेंगे। और इसकी जो वैल्यू रहती है जी की, कितनी रहती है? 6.67। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए बोला? यूनिट के लिए। और जिसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू इज इक्वल टू 6.67 इंटू, ठीक है, 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11। ठीक है, 10 रेज़ टू पावर -11। अब यूनिट इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इट इज द वैल्यू ऑफ दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये था इसका इसके बारे में ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और इसका एविडेंस क्या है। 9th में हमने सिंपल सी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, वो जो आपने यूजेस उसके पढ़े थे वो क्या थे कि एक तरह का बोल सकते हो दीज आर द एविडेंसेस टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस लॉ। ठीक है, अदरवाइज इसकी जो इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि दिस फोर्सेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम्स। ठीक है, फिर ग्रेविटेशन फोर्सेज जो होता है इट इज बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, जो ग्रेविटेशन फोर्सेज दो बॉडीज के बीच में लगता है वो कैसे होती है? दिस इज अ कंजर्वेटिव। दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगी, दिस इज अ कंजर्वेटिव कैसी फोर्सेज है? कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर? जो ग्रेविटेशन फोर्स है टू बॉडीज के बीच में
इट इज़ अ सेंट्रल फोर्सेस एज इट एक्ट्स अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज, ठीक है, क्योंकि लाइन जॉइनिंग टू बॉडीज के बीच में लगेगी, इसका मतलब हम सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दीज होल्ड्स गुड फॉर द पॉइंट मासेस के लिए कर सकते हैं। और उसके बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस का इसमें रहता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती है इट इज़ निग्लेजिबल इन केस ऑफ लाइट बॉडीज बट बिकम्स, ठीक है, इन केस ऑफ जो मासिव बॉडीज होती है उसके स्टार्स और प्लैनेट्स वहाँ पे ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। क्लियर है। अब इसके एविडेंस क्या मिले थे, वही कि हमने पढ़ा था जो 9th में हमने पढ़ा था, ठीक है। हम अर्थ के ऊपर टिके हुए हैं किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से, ठीक है। प्लैनेट्स के बीच में सोलर सिस्टम है, सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, उनके बीच में क्या लगी रहती है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगी होती है, ठीक है। टाइड्स प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, किस किस के बीच में, जो टाइड प्रोड्यूस होती है या मून और, ठीक है, किस किस के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन द मून्स एंड द ओशन वाटर, उस तरह से रहता है, या अर्थ और मून बोल सकते हो, या उसके ओशंस के बीच में टाइड्स प्रोड्यूस होती है। क्लियर है। और हमने क्या पढ़ा था कि जो टाइम्स होता है सोलर का या लूनर एक्लिप्स का, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई वाज समझ। और ऑलमोस्ट ये क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट होती है, इसके हिसाब से हम बता सकते हैं लूनर और सोलर और लूनर एक्लिप्स के बारे में, ठीक है। और जो वैल्यू ऑफ जी है, जो हमने ग्रेविटेशन जो हमने जी पढ़ा था एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वेरी करती है बिल्कुल इस लॉ के ही अकॉर्डिंगली। क्लियर है। तो ये था आज सिंपल सी बेसिक चीज़ थी इस यूनिट की कि क्या हमने पढ़ा, ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन लॉज क्या होते हैं, ग्रेविटी में क्या फ़र्क है और ग्रेविटेशन में क्या फ़र्क है, वो सब चीज़ें हमने की। नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने बोला कि वेरी करती है किसके हिसाब से, हाइट के हिसाब से, डेप्थ के हिसाब से, रोटेशन और शेप ऑफ अर्थ के हिसाब से। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हाउ इट वेरीज विद हाइट और डेप्थ। टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।